हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर जो है 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 का हम फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम इससे पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बुक भी हम कर चुके हैं और 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक की प्लेलिस्ट जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा था कि वायुमंडल में जो है 4 परतें हैं, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। और आज हम मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम और जलवायु जो है कैसा है। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक ऐसा रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या होता है? वायुमंडल की जो है हर एक घंटे की और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? मौसम। एक मिनट फ्रेंड्स। मौसम वायु आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। यानी कि आर्द्र और गर्म मौसम होता है, उसमें जो है हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। यह सभी के साथ होता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता। तो जलवायु किसे कहते हैं? दीर्घकाल में जो उस स्थान का औसत मौसम होता है उसी को हम जो है जलवायु कहते हैं। जैसे जहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक गर्मी होती है तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु जो है, उस क्षेत्र की जलवायु जो है गर्म है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। अब हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे कि तापमान क्या होता है। पहले देखिए फ्रेंड्स, हम इस चित्र को देखते हैं। तापमापी क्या होता है? जो तापमान को बताता है। और वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। और वात दिग्दर्शी जो है पवन की दिशा दर्शाता है। अब हम जो है तापमान के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे जो तापमान जो है वो सिर्फ दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि वो जो है ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे जो है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि भूमध्य रेखा पर आतपन ज़्यादा होता है और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो आतपन कम होता जाता है। इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता है। यानी कि जैसे ये मध्य से लेकर हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। क्या आप यह समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए? क्योंकि वहाँ पर जो है तापमान कम है, इसी कारण से वो ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भाग गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे कि वायुदाब क्या होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर
सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इस कारण से जो हमें वायुदाब महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है, यानी कि वायुदाब कम होता जाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपरोक्त स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए फ्रेंड्स, हम ये भी पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पवन के बारे में पढ़ेंगे। पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, स्थानीय पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने जो हैं स्थायी पवने हैं। और फ्रेंड्स, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे जो है लू कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस चित्र में जो है इन पवनों को दिखाया गया है। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। भारत में पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंग आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। देखिए, ये चक्रवात के द्वारा विनाश को इस चित्र में दिखाया गया है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहरा होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और
कुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है विनाश हुआ उसके पवनों के कारण। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उस दिन को आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये चित्र दिखा देती हूँ। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? जब ठंडी वायु नीचे आती है और गर्म वायु ऊपर जाती है तो तब संघनन होकर जो है वर्षा होती है, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? इसमें आर्द्र वायु ऊपर की ओर जाती है और फिर वर्षा होती है। और संवहनी वर्षा होती है जब गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है तब वर्षा होती है। देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। अपने इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के विद्यमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम संवृष्टि तथा ओला हैं। तो ये जो वर्षण के दूसरे रूप हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम कल अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।